हेलो बच्चों, आपके प्यारे से चैनल यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो पहले हेडिंग लिखिए आप लोग, परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला ध्यान से समझेंगे हम लोग। ये परसेंटेज कंपोजिशन और मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है। जैसे आप लोग जब हायर क्लास में प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल के बाद किसी कंपाउंड का मोलर मास का डिटर्मिनेशन, जैसा कि सोल्यूशन लेसन में पढ़ाया गया आप लोगों को, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के बेसिस पे फाइंड कर लेते हैं या अदर टेक्निक से फाइंड कर लेते हैं। मोलर मास फाइंड होने के बाद क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं हम लोग, और क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के बाद हम लोग करते क्या है कि एलिमेंटल डिटेक्शन कर लेते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे कंपाउंड में प्रेजेंट हैं। उसके पता करने के बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, फिर हम लोग पता करते हैं कि उस एलिमेंट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है। जैसे मान लीजिए मिक्सचर का आप एक एग्रीगेट अमाउंट 100 ग्राम लेते हैं और 100 ग्राम में पता करते हैं कि उसमें कार्बन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, सल्फर कितना है, यानी जिस जिस एलिमेंट का एस्टिमेशन होता है उसका आप वैल्यू पता कर लेते हैं। बात समझ में आ गया आप लोग की ना। अब उसके बाद आपको करना क्या होता है कि एलिमेंट का डिटेक्शन करने के बाद और उसका कंपोजिशन पता करने के बाद हम उस कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं कि उस कंपाउंड का कंपोजिशन क्या होगा, उसका फार्मूला क्या होगा। इसलिए हम लोगों को परसेंटेज कंपोजिशन जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन होता क्या। जैसे मान लीजिए आप एक एग्जांपल ले रहे हैं ग्लूकोज का एग्जांपल ले रहे हैं। ग्लूकोज का 1 मोल कंपाउंड ले रहे हैं, C6H12O6। ये आपको सबको पता होना चाहिए। इसका ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। अगर इसका आप मोलर मास का डिटर्मिनेशन करें तो मोलर मास हो जाएगा कितना, 12 इंटू 6, कार्बन का होता है 12 और इसका एलिमेंट है कितना 6, तो 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1। यहाँ पे हाइड्रोजन का 12 और उसका मास होता है 1, प्लस कितना हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन का कितना है 6 और 16 होता है ना, 16 इंटू 6। टोटल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा आपका 180। यानी आप ये जान लेंगे कि ग्लूकोज का 1 मोल आपने लिया तो उसका जो मास आएगा वो आ जाएगा 180 ग्राम। या अगर 1 एलिमेंट ले रहा है, 1 मॉलिक्यूल ले रहा है इसका, तो इसका मास जो आएगा वो 180 आ जाएगा। एमयू यूनिट आ जाएगा या एमएमयू लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास यूनिट। बात समझ में आ गया आप लोग के ना। तो अब इस बेसिस पे अगर हमको पता करना हो इसमें अलग अलग एलिमेंट का कंपोजिशन क्या है, तो परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करने के लिए हम लोग करते क्या है, ये फार्मूला नोट कर लेंगे आप लोग। परसेंटेज कंपोजिशन इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। जिस एलिमेंट का, जिस मान लीजिए किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड कर रहे हैं, तो उस एलिमेंट का कितना मास है, परसेंटेज में मास लिख लेते हैं, उसका कितना मास इसमें प्रेजेंट है, अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। जैसे मान लीजिए हम बात करें एग्जांपल, ये फार्मूला आप लोग नोट कर लेंगे। अब ध्यान से समझेंगे कि मान लीजिए ग्लूकोज का हमने 1 मोल लिया है। अब 1 मोल ग्लूकोज में टोटल कंपाउंड का मास कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अगर हम बात करें कार्बन के मास की, तो कार्बन का मास कितना हो जाएगा बता दो आप लोग, 12 6 जा 72 ग्राम हो गया कार्बन। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, ध्यान से समझ लो आप लोग, हाइड्रोजन हो जाएगा आपका 12 ग्राम। समझ रहे आप लोग। ऑक्सीजन के बारे में समझ लो आप लोग, ऑक्सीजन हो जाएगा आपका 96 ग्राम। अब हम सबका अलग अलग अगर परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करें
तो हो जाएगा आपका परसेंटेज, ऐसे लिख लेते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ, किसका कर ले, कार्बन का कर लेते हैं। तो कार्बन का हो जाएगा कितना बता दो, 72/180 इंटू 100। ऐसे ही परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन कर लो, हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन हो जाएगा 12/180 इंटू 100। ऐसे ही परसेंटेज कंपोजिशन आप ऑक्सीजन करोगे तो बता दो आप लोग कितना हो जाएगा, 96/180 इंटू 100। तो इस तरीके से अगर आपका कोई कंपाउंड दिया हो और उसमें अलग अलग एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन पता करना है तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जनरली आप कंसीडर कर लेना कि उस कंपाउंड का 1 मोल है। कुछ अमाउंट दे करके अगर आपको परेशान किया जाए तो आप उससे परेशान ना होइएगा, सिंपली समझ लीजिएगा उस कंपाउंड का 1 मोल आपने लिया, उसका मोलर मास जो होगा उसको फाइंड कर लेंगे। और उस 1 मोल में आप ये देखना कि अलग अलग एलिमेंट के कितने एटम प्रेजेंट है उसमें और उसका मास कितना हो रहा है। वो मास फाइंड करने के बाद पर्टिकुलर एलिमेंट का टोटल मास अपान कंपाउंड का मास मोलर मास इंटू 100 कर देंगे तो उस अलग अलग एलिमेंट का आपको परसेंटेज कंपोजिशन आसानी से फाइंड हो जाएगा। इतनी बात में अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब इसके बाद हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, क्या, इंपिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो कि वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इसको भी ध्यान से समझते हैं हम लोग। इंपिरिकल फार्मूला, इंपिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इंपिरिकल फार्मूला क्या है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है समझना बहुत आसान है। जैसे मान लो अगर हम बात करें ग्लूकोज की ही बात कर लेते हैं, पिछले कॉन्सेप्ट में जो एग्जांपल लिए थे C6H12O6 की ही बात कर लें तो इसमें हमने ये रिप्रेजेंट किया है टोटली कि अलग अलग एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, उसको हमने एग्जैक्ट रिप्रेजेंट किया तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला मींस मॉलिक्यूलर फार्मूला का सेंस ये होता है कि उसमें पर्टिकुलर एलिमेंट्स की क्वांटिटी का एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट का कितना आइटम है, अलग वाले पर्टिकुलर एलिमेंट का कितना आइटम है, सबका अगर एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है तो उसको हम बोलेंगे क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और अगर इसी को स्मॉलेस्ट होल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, स्मॉलेस्ट टर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो उसको हम बोलेंगे इंपिरिकल फार्मूला। जैसे मान लो इसको टोटल को हम 6 से डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा आपका C1H2O1। ये जो है इस कंपोजिशन को तो डिनोट कर रहा है लेकिन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को नहीं बता रहा है, इसको हम बोल देंगे क्या, इंपिरिकल फार्मूला। इंपिरिकल फार्मूला ध्यान से समझिएगा आप लोग। मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपिरिकल फार्मूला में एलिमेंट्स का कंपोजिशन रेशियो सेम होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि जब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी एलिमेंट का लिखते हैं तो उसमें एग्जैक्ट लिखते हैं कि पर्टिकुलर टाइप के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं और उनका रेशियो क्या है। और जब हम इंपिरिकल फार्मूला के बारे में डिस्कस करते हैं तो वहां पे हम मिनिमम लोवेस्ट होल नंबर के फॉर्म में उस कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट्स के कंपोजिशन को वहां पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन एक बात यहां से निकल के आ रही है, क्या निकल के आ रही है कि अगर हम इंपिरिकल फार्मूला में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दें, n का मल्टीप्लाई कर दें तो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मॉलिक्यूलर फार्मूला में। क्लियर ना। अब एक बात समझ लेंगे और यहीं पे, अब यहाँ पे इसका जो मास आएगा 1 मोल का मास, इसके 1 मोल का जो मास आएगा, मास ऑफ 1 मोल इक्वल टू, इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास या फिर उसको हम बोल देंगे मोलर मास, कोई दिक्कत नहीं, मॉलिक्यूलर मास ही लिख देते हैं। मॉलिक्यूलर मास आपको याद होगा, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास क्वांटिटी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आता है, बस मोलर होता है तो ग्राम हो जाता है और मॉलिक्यूलर है तो मॉलिक्यूलर मास यूनिट आपका यूज किया जाता है। और यहाँ पे जो मास होगा, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल
मास ऑफ, या आप वन मॉलिक्यूल ना बोल करके वन एम्पिरिकल बोल देंगे। इसका जो मास हो जाएगा उसको हम बोलेंगे एम्पिरिकल मास। क्या बोलेंगे? एम्पिरिकल मास। तो इन दो चीजों को आप याद रखेंगे तो वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपका काफी हेल्प करेगा। जैसे अगर हम यहां से रिलेशनशिप स्टेब्लिश करें तो रिलेशन क्या बनेगा, ध्यान से समझ लो आप लोग। मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू इंपिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू इंपिरिकल फार्मूला। क्लियर ना? या फिर आप लिख सकते हो मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू n इंटू इंपिरिकल मास। ये चीजों को आप लोग याद रखिएगा, काफी हेल्पफुल होगा आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक ना? चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से समझेंगे आप लोग। जैसे कंपाउंड दिया हुआ है जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। मास रेशियो भी दिया हुआ है इसमें। कार्बन का मास दिया हुआ है 92.5 और हाइड्रोजन का मास दिया हुआ है 7.5। दूसरी बात, गिवन दैट है मॉलिक्यूलर फार्मूला ये गिवन दैट आपका 70। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का कैलकुलेशन करिए। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि 92.5 ग्राम में कार्बन का कितना मोल होगा। नंबर ऑफ मोल तो फाइंड करना आप लोग को मैंने बताया हुआ है, मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं। यहां से लिख लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इक्वल टू कितना हो जाएगा बता दो, 92.5 अपॉन 12। सॉल्व करेंगे वैल्यू आ जाएगा 7.5। वैसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फाइंड कर लेते हैं हम लोग। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हो जाएगा, आपको पता है हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है ना, तो 7.5 अपॉन 1 इक्वल टू 7.5। तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो फाइंड करते हैं, है ना। कार्बन रेशियो हाइड्रोजन, अगर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें तो ये जितना है उतना ये भी है, तो हो जाएगा आपका 1:1। कितनी बात समझ में आया कि नहीं? तो यहां से अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला की बात करें इस कंपाउंड का, तो यहां से हो जाएगा क्या, एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा बता दो बच्चों। कार्बन और हाइड्रोजन का 1:1 है, तो CH हो जाएगा उसका एम्पिरिकल फार्मूला। अब हम बात कर ले एम्पिरिकल मास का, तो एम्पिरिकल मास इक्वल हो जाएगा कितना, 12 इसका है कार्बन का, तो 12 प्लस 1 हाइड्रोजन का हो जाएगा कितना हो जाएगा 13। अब हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं, तो नहीं, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए एम्पिरिकल मास अभी आपको बताए थे फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल मास, ऐसा बताए थे अभी ना। तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है मॉलिक्यूलर मास है 78, कितना हो गया 78 इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल मास, अभी आपने कैलकुलेट किया कितना 13। तो यहां से मिल गया कि आपको n की वैल्यू 78 अपॉन 13। तो 78 अपॉन 13 अगर आपका दे दिया हुआ है तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी क्या 6। तो यहां से मिल गया n की वैल्यू 6। तो n की वैल्यू 6, अभी आपको एक और फार्मूला मैंने बताया था, क्या बताया था, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, इसी में बस मास के पे फार्मूला लिख दिया गया था। तो आपका एम्पिरिकल फार्मूला भी मिल गया क्या CH, और CH में n का मल्टीप्लाई कर दे, यानी C1H1 है, उसमें हम करेंगे क्या
मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का तो मिल जाएगा हमको क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यहां से इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, C6H6। बात समझ में आ गया आप लोग के ना, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा दूसरी तरीके से मैनेज करके दिया जाए तो कैसे दिया जाएगा, ध्यान से समझेंगे आप लोग। बस करेगा क्या, ये जो मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख दिया था मैंने, मॉलिक्यूलर मास था या मोलर मास इसको आप कह सकते हैं। इस मोलर मास को न दे करके यहाँ पे क्या दे दे आपको, वेपर डेंसिटी दे दे। क्या दे दे आपको, वेपर डेंसिटी दे दे। बाकी सारी चीजें वही रहे, वेपर डेंसिटी, और वेपर डेंसिटी की वैल्यू कितना दे दे आपका, जैसे मान लीजिए दे दे आपका इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं ना, कितना हो जाएगा आपका 2 3 जा 6 और 2 9 जा 8, 2 3 जा 6 2 9 जा 8। मतलब अगर समझ लो आपको वेपर डेंसिटी 39 दे दे और आपसे क्वेश्चन पूछ दे तो बेटा आप लोग बिल्कुल परेशान ना होना। वेपर डेंसिटी दिया हुआ है तो मोलर मास फाइंड करना बहुत ही आसान होता है। होता क्या है, मोलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। यानी जब भी मोलर मास और वेपर डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो उसको लेके आप लोग बिल्कुल परेशान ना होना, इस तरीके से आसानी से फाइंड कर लेना। क्लियर ना? तो अब हम लोग इस तरीके से इन सभी टॉपिक पे डिस्कस कर चुके हैं, जैसे एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, परसेंटेज, कंपोजिशन पे। अब आगे के लेक्चर में हम लोग इसके आगे के टर्म्स को पढ़ेंगे।